हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ और एग्जांपल्स, जिसमें इस खास बात को ध्यान दीजिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, टोटल मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो स्फीयर मे अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट। दैट मीन कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चंस में पॉइंट मासेस नहीं आते, बट स्फीयर्स आ जाते हैं, मे बी सॉलिड एंड मे बी होलो, और वो भी यूनिफॉर्म। उस केस में आप सॉलिड और होलो के स्फीयर्स के पूरे मास को उसके सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं और क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको फोर्स निकालना हो और वो भी ऐसे पॉइंट पर जहां वो पॉइंट्स स्फीयर के अंदर नहीं, बाहर हो, आउटसाइड पॉइंट्स। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक फोर्स ऑन ईच स्फीयर विल बी, यहां आपको 3 स्फीयर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबके मास m m m, दैट मीन सबके मास सेम है। रेडियसेस तीनों की सेम है, रेडियस भी सेम है। अब आपको बोला गया, मैंने सॉल्यूशन भी इसी में कर दिया गया है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, आप ध्यान से देखिए। मैंने इन तीनों स्फीयर्स के सेंटर्स को यहां रिप्रेजेंट किया है। इस स्फीयर का जो भी मास था वो मैंने इस पॉइंट, दैट मीन इसके सेंटर पर अज्यूम कर लिया, ये रहा m, एंड सो ऑन। बाकी सबके भी मैंने ऐसा किया, सबके सेंटर पर उनका पूरा मास अज्यूम कर लिया। आप देख सकते हैं ये सारे तीनों स्फीयर्स टच में है। टच में है तो इन दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी 2r, क्योंकि एक स्फीयर की रेडियस है r, तो r प्लस r दैट इज 2r, एंड सो ऑन, r प्लस r 2r, r प्लस r 2r। अब आप देख सकते हैं ये वाला स्फीयर इस स्फीयर को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला स्फीयर इसको करेगा, दैट मीन सब आपस में ही करेंगे। बट मैं कोई भी एक स्फीयर चूज करता हूं, जैसे मैंने ये चूज कर रखा है यहां पर, ये स्फीयर पर बाकी दोनों स्फीयर अपनी अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ये वाला स्फीयर इस स्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा, उसका फोर्स मैंने F माना है। ये वाला स्फीयर भी इस स्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैंने इसके सेंटर पर F फोर्स का डिनोशन दिखा दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर लोग पूछते हैं सर दोनों फोर्स सेम कैसे हुए? अरे देखिए, मासेस सेम है तो, और डिस्टेंस भी तो सेम है, मासेस सेम और डिस्टेंस सेम, दैट मीन इधर वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम होंगे। कौन कौन से फोर्सेस? एक बार देखिए, ये वाला स्फीयर इस स्फीयर को अपनी तरफ खींच रहा है। आप चाहो तो यहाँ की जगह यहाँ देख सकते हैं। पहले आप सारे स्फीयर्स को एज अ पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर फोर्स रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, एंड सो ऑन, ये यहां पर जो भी मास होगा वो भी इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F एंड F। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स, जब ऐसे दो फोर्स का आपको रिजल्टेंट करना हो, खासकर वैक्टोरली, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। यहां आप देख सकते हैं दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डिस्टेंसेस एंड मासेस सेम थे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है 2F cos theta by 2, where theta is the angle between given two vectors। यहां दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? ये वाले, ये दोनों फोर्सेस हैं, इनके बीच में कितना एंगल है? आप देखिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों सेम है, तो क्या बन गया? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो साइड के बीच में कितना एंगल होता है? 60। अब देखिए, इस 60 एंगल को यहां रखेंगे तो 60 का हाफ हो गया 30। cos 30 की वैल्यू बिल्कुल सही, √3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3 टाइम्स ऑफ F। अब आप देख सकते हैं √3 टाइम्स ऑफ F आ चुका है, और सिंगल F की वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हैं, विच इज G m1 m2। सिंस दोनों मास सेम है तो ये हो गया m², एंड अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ कितनी है? 2r का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर। 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया, √3, और ये नंबर्स को हमने साइड में कर लिया, बाकी G M R वाली टर्म को हमने सेपरेट लिख लिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल नंबर 4 था ये, अब मैं आ रहा हूं एग्जांपल नंबर 5 पर। इसमें मैं अब 3 नहीं, केवल 2 ही स्फीयर लूंगा और उन दोनों स्फीयर का मटेरियल सेम रखूंगा। ऑब्वियस यूनिफॉर्म स्फीयर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना ये प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए है। ओके, अब मैं 2 स्फीयर ले रहा हूं, नंबर 1 एंड नंबर 2। दोनों का रेडियस सेम है, R एंड R, राइट। दोनों का मटेरियल भी सेम है।
सेम मटेरियल। ओके, मटेरियल सेम, दोनों की रेडियस सेम। आपसे बोला गया कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ऑब्वियस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इनकी रेडियस के पावर एन पर डिपेंडेंट है और आपको एन पूछा गया है, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दैट इज द एग्जांपल नंबर 5। ओके, अब हम मिलकर सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि फोर्स की वैल्यू केवल अभी तक एक ही फॉर्मूला आया है, क्या है एक बार रिपीट कीजिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में रखा भी था उसकी वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, कई लोग पूछते हैं सर यहां पर मासेस नहीं दिए गए, बट स्टार्ट तो करें, सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। एफ, दोनों के बीच में फोर्स, अभी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, यदि दोनों यूनिफॉर्म स्फीयर हैं, जनरली आपको यूनिफॉर्म स्फीयर ही देगा, और यूनिफॉर्म स्फीयर है तो दोनों के मासेस को आप कहां रख सकते हो, उनके सेंटर्स पर। तो मैं यहां का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूं। इसका जो भी मास होगा उसको मैं m1 अज्यूम कर रहा हूं, इसका जो भी मास होगा उसको मैं m2 अज्यूम कर रहा हूं। ठीक, सिंस दोनों की रेडियस सेम है और सेम मटेरियल, हाँ ये ध्यान वाली बात है कि व्हाट द मीन्स ऑफ सेम मटेरियल, इसको हम आगे लेंगे, बट पहले तो हम अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला है। तो देखिए ये r है, ये r है, तो कितना डिस्टेंस हो गया 2r, तो ये डिस्टेंस हो गया 2r। तो फोर्स हो गया g m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ध्यान देखिए, हमें क्वेश्चन में पावर पूछी गई है r की पावर। ओके, तो अब हमें r पर ही कंसेंट्रेट रहना है, बाकी कॉन्स्टेंट्स को हटा देना है। हटाएंगे उससे पहले मासेस रखते हैं। सिंस हमें मासेस नहीं दिए गए, क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि हमें वैसे भी तो रेडियस के टर्म्स में आंसर पूछा गया है। तो रेडियस टर्म्स में आंसर निकालने के लिए पहले मासेस को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लेके आए। रेडियस होती है वॉल्यूम में, याद कीजिए मासेस और रेडियस, या मासेस या वॉल्यूम, यस बिल्कुल सही, मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये लीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंस दोनों की रेडियस सेम है, ऑब्वियस दोनों का मटेरियल सेम है, दैट मीन डेंसिटी भी सेम होगी। ध्यान रखिए, तो दोनों के लिए रो भी आएगा, रो वी इंटू रो वी। तो क्या मैं इसको रो वी का स्क्वायर लिख दूं, अपॉन लिख सकते हैं अपॉन 2r का होल स्क्वायर। नाउ अब आप देख लिए, यहां वॉल्यूम में आपको मालूम है स्फीयर्स के वॉल्यूम क्या होते हैं, ऑब्वियसली सेम मटेरियल है और स्फीयर्स भी हैं। स्फीयर्स है तो वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल सही 4/3 पाई r क्यूब। तो आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं, g रो स्क्वायर वॉल्यूम में आएगा 4/3 पाई r क्यूब और दैट इज स्क्वायर। ओके, अपॉन 2r का स्क्वायर चल ही रहा था नीचे, राइट। अब मैं आता हूं, शिफ्ट कर रहा हूं f इक्वल्स टू, अब मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल लेके आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल के सिंबल में जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं, कौन से टर्म, कांस्टेंट टर्म, उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा। जैसे कैपिटल G, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था ना, रो सिंस सेम मटेरियल है, यहां लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट रो कांस्टेंट। ओके, रो कांस्टेंट हटा देंगे इसको, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट थोड़ा लिखते हैं, केवल वेरिएबल रखते हैं। 4/3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो एक कांस्टेंट आएगा, हटा दीजिए। पाई का स्क्वायर हटा दीजिए। अब बचा r3 का स्क्वायर, तो ये हो गया r3 का स्क्वायर न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हटा दीजिए, r का स्क्वायर, तो ये हो गया नीचे r का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एफ प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, ऊपर पावर ऑफ पावर, याद कीजिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया r⁻6, नीचे आया r⁻2, तो ये बनेगा बिल्कुल सही 6 माइनस 2, कितना हो गया r⁻4। नाउ कंपेयर कीजिए इस टर्म से, यहां भी लिखा हुआ x प्रोपोर्शनल r⁻n, यहां लिखा हुआ x प्रोपोर्शनल r⁻4, इंप्लाइज दैट n कितना आ गया, बिल्कुल सही 4। हियर इट इज द आंसर। अभी भी मैं आपको रिमाइंड लेता हूं, कई लोग बोलते हैं कि मास कांस्टेंट क्यों नहीं रखे गए, क्योंकि यहां सेम मटेरियल दिया हुआ है, डेंसिटी कांस्टेंट दी हुई है। ओके, अच्छा, और दूसरा r पर डिपेंडेंसी दिखा रखी है, तो r यहां कांस्टेंट है वेरिएबल है, बिल्कुल सही वेरिएबल है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, यदि r वेरिएबल है
तो वॉल्यूम भी बिल्कुल सही, वॉल्यूम वेरिएबल होगा। और मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास कांस्टेंट कहां हुआ? वो तो वेरिएबल हुआ। दैट्स व्हाई यहां पर मासेस की टर्म्स में आंसर नहीं दिया गया। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको गलत भी सिखाता हूं थोड़ा सा, एक्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि उनको लगता है कि मासेस कांस्टेंट है तो मासेस कांस्टेंट मान लेते हैं, और फिर उसके बाद आर एस टू पावर स्क्वायर, क्योंकि उनको याद रहता है ना न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर का याद रख लेते हैं कि इनवर्सली है, और इस आर स्क्वायर को ऊपर लाकर आर एस टू पावर -2 लिखकर एन की वैल्यू -2 रख देते हैं। ऑप्शन में होता भी है, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। गलती कहां हुई? गलती यहां हुई। हर बार मास कांस्टेंट नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। बताइए यहां मास कांस्टेंट है या डेंसिटी? बिल्कुल सही, डेंसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा n⁴। थैंक यू।